नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज जो पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न करने वाले हैं वो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चे की मोटापे का कारण बनेगी। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है सप्ताह में एक बार साइकिल चलाना, बी ऑप्शन में है कभी कभी पिकनिक पर बाहर जाना, सी ऑप्शन में है साबुत अनाज के बिस्किट और नमकीन खाना, डी ऑप्शन में है किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे पर बैठना। यहाँ पर भी टाइप हो गया, हुए है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मोटापे के अनेक कारण हुए, जैसे ज़्यादा खाना, अपर्याप्त व्यायाम, हार्मोनल असंतुलन, लगातार एक ही स्थान पर बैठे रहना, लेकिन कोई शारीरिक गतिविधि ना करना। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या दर्शाता है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास, बी ऑप्शन में है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, और सी ऑप्शन में है बच्चों को रेल के किराए के बारे में, और डी ऑप्शन में है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाने का उद्देश्य यह होता है कि बच्चों को यह वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही इसमें बालकों में अवलोकन की कुशलता का विकास होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मिट्टी के घरों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, घरों लिखा है पर घड़ों है। मिट्टी के घड़ों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाया जाता है। उन्हें कच्चा करने के लिए, उन्हें पक्का करने के लिए, छिद्रों की जांच करने के लिए, और डी ऑप्शन में है उन्हें सुंदर बनाने के लिए। घड़ों को आग में इसलिए पकाया जाता है ताकि वह मजबूत एवं पक्के हो सकें। घड़ा मुख्यतः जल, अनाज एवं अन्य वस्तुओं को संरक्षित करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। भारतीय संस्कृति में मिट्टी के बर्तनों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, रंगोली से प्रवेश द्वार को कब सजाया जाता है। सभी मांगलिक कार्यों पर, सभी विशेष आयोजनों पर, सभी त्योहारों पर, सभी खुशियों के अवसर पर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सभी मांगलिक कार्यों पर, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की यह परंपरा रही है कि शुभ अवसरों पर प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाया जाता है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आस्था का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह घरों से बुरी आत्माओं एवं दोषों को दूर रखती है। रंगोली का रंग घर में खुशहाली एवं सुख समृद्धि लाता है, अतः प्रत्येक मांगलिक कार्य पर रंगोली से प्रवेश द्वार को सजाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पाठ योजना में आविर्भाव मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर माना जाता है। व्यवहार सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत पाठ योजना को लाया गया। कोहलर, वर्दीमियर तथा लेविन प्रसिद्ध गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के द्वारा सीखने पर बल दिया है।
तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसमें प्रश्न है पाठ योजना के अनुदेशात्मक उद्देश्य के बाद आता है प्रारंभिक व्यवहार, प्रस्तावना, अनुदेशात्मक व्यवहार, प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा समावेशी कक्षा के शिक्षक को पाठ योजना के अनुदेशन के अनुरूप बच्चों की गतिविधि को बदला जा सकता है। इसके पश्चात अनुदेशात्मक सामग्री आती है। इसके अंतर्गत इसके अनुसार छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावशाली अध्ययन प्रणाली को अपनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है इनमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। बी ऑप्शन में है इनमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। सी ऑप्शन में है इससे बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। और डी ऑप्शन में है मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यांकन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें छात्रों के सभी पक्ष शामिल हों, यथा मूल्यांकन की नियमितता, सुधारात्मक उपाय तथा इससे CCE मुख्य रूप से परीक्षा परिणामों का विश्लेषण वैज्ञानिक विधि से करना, बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना तथा लेख शैली का विकास इत्यादि आता है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है आवास और जानवर की गलत जोड़े की पहचान कीजिए। आवास लिख गया दोस्तों, यहाँ पर आवास होगा मधुकोश, शहद की मक्खी, बॉबी, भंवरा, ज़मीन में बिल, खरगोश, सूखी घास और तिनके से झाड़ियों में बनाया गया घोंसला, बुलबुल। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा बाम्बी दीमक का आवास होती है। ये दीमक द्वारा लकड़ी के बुरादे या रेत के कणों से बनाए गए टीले होते हैं। तो यहाँ पर बी जो है ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी निम्न में से किस पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यक्तीकरण पर, विवर्तन पर, ध्रुवण पर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एंडोस्कोपी एक ऐसा चिकित्सीय उपकरण है जिसके माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों को देखा जाता है। यह सीधे शरीर के अंगों में डाला जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम में तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती हैं कि उसका परिवर्तन उसी माध्यम में हो जाए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं। बरगद का पेड़, रेगिस्तानी बलूत, खजूर, नीम का पेड़। बरगद के पेड़ में अतिरिक्त जड़ें होती हैं जो इसे सहारा देने के लिए उसकी शाखाओं से निकलती हैं। इन जड़ों को अवलंब जड़ें कहते हैं जो मोटे काष्ठ युक्त तने के रूप में विकसित होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा बरगद का पेड़। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों के मूल्यांकन का कार्य नहीं है शैक्षिक उन्नयन की जानकारी प्राप्त करना, छात्र को पतन की ओर ले जाना, पाठ्यक्रम में संशोधन करना, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन करना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा छात्र को पतन की ओर ले जाना। ये दोस्तों शिक्षार्थियों में मूल्यांकन का कार्य नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन एक व्यापक संकल्पना है जिसके अंतर्गत बालकों के समग्र मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत विविध तकनीकों को अपनाया जाता है यथा छात्र के शैक्षिक विकास के
की जानकारी प्राप्त करना, पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। ये दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रियाएं होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप बच्चों को भाषण से वह सामग्री कहाँ से ले, इसका आप मार्गदर्शन करेंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण लिख कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर की अगर हम बात करें, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होना है तो शिक्षकों को संबंधित दिए गए वाद विवाद टॉपिक के संदर्भ में यह बताना कि सामग्री का चयन कैसे करें। इसके लिए शिक्षकों को छात्रों का मार्गदर्शन आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है? यातायात संबंधी नए नियम बनाना, फ्लाई ओवर बनाना, राजमार्गों को चौड़ा करना, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण के लिए सरकार को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। यथा फ्लाईओवर का निर्माण करना, यातायात संबंधी कड़े नियम बनाना, राजमार्गों का चौड़ा करना और यातायात के नियमों का पालन के लिए जन जागरूकता फैलाना। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विटामिन में कौन सा कथन सत्य है? वे शरीर का विकास करने वाले भोजन हैं, शरीर को इनकी कम मात्रा की ज़रूरत होती है, वे पूरे दिन काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे, यहाँ पर दोस्तों गलत टाइपिंग हो गया है, वे होगा, वे हमारी उपापचय की दर होगा दोस्तों, यहाँ पर गलत टाइप है, को बढ़ाते हैं जिससे वजन कम होता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे हमें बीमारियों से बचाते हैं। वे शरीर का निर्माण करने वाले भोजन नहीं हैं। मानव शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। शरीर में इनकी कमी से अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है? 21, 28, 15, 17। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अनुसार। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पष्टता के कारण किसी अयोग्य को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पके हुए अंगूर में होता है ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ग्लूकोज सही जवाब हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि? ऑप्शन है आपके, बच्चों में कैल्शियम नहीं पाया जाता है, बच्चे कैल्शियम युक्त पदार्थों को आसानी से पचा नहीं सकते, सी ऑप्शन में है बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है, और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम दोस्तों एक मिनरल होता है जो शरीर के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। बच्चों के शरीर, दांतों के आकार एवं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बुढ़ापे में बढ़ती आयु के कारण कैल्शियम की मात्रा घटती जाती है, परिणाम स्वरूप अनेक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अतः विकास की दृष्टि से वयस्कों की अपेक्षा बच्चों को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य है।
ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है और अधिक ज्ञान की चर्चा करना, बी ऑप्शन में है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना, सी ऑप्शन में है अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना, और डी ऑप्शन में है अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षक को सबसे पहले उस अवधारणा के संबंध में बच्चों के पूर्व अनुभवों के बारे में जानना चाहिए जिसे वह पढ़ना चाहते हैं, और फिर इसे नए ज्ञान से जोड़ना चाहिए। इसका कारण यह है कि अधिगम बच्चों के पूर्व ज्ञान और नए अनुदेशों द्वारा समान रूप से प्रभावित होता है। इससे अधिगम का स्थानांतरण और अधिक आसान हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बी ऑप्शन में है स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में लिए जाते हैं। सी ऑप्शन में पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, और डी ऑप्शन में है हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन भोजन का एक अवयव है जिसकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, जो रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। अतः उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है, जो शरीर की द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किए जा सकते, बल्कि भोजन के रूप में इसे लिया जाता है। कई हीनताजय रोगों जैसे घेंघा, रतौंधी इत्यादि रोग, इन रोगों से बचाने के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।